एंड फिर उनके जाने के बाद रेस्क्यूड सीरी एंड टायो से कहती है मुझे माफ करना बट मुझे अभी थोड़ी जल्दी है, कहीं जाने की कुछ काम है, बट मैं जल्द ही वापस आऊंगी और तुम्हें तुम्हारी अचीवमेंट्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स दूंगी क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। एंड इस बात पर टायो रेस्क्यूड को थैंक यू कहता है एंड इसको एक क्लॉक टाइप की चीज वापस देने लगता है। एंड रेस्क्यूड इसे लेती है और समझ जाती है कि सीरी ही टायो के नीचे होगी, इसलिए वो कहती है टायो को तुम्हारे ऊपर राइड करवाना थोड़ा हार्ड होगा ना सीरी, क्या वो ज्यादा रफ था? एंड सीरी इसके रिप्लाई में कहती है नहीं नहीं ठीक था। एंड फिर रेस्क्यूड कहती है तो चलो ठीक है, रैगिनलीफ और गैंडर जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे और बाकी सब चीजें तुम उन पर छोड़ दो एंड तुम रेस्ट करो। एंड फिर इस पर ये दोनों कहते हैं ठीक है समझ गए। एंड फिर रेस्क्यूड अपने हाथ आगे बढ़ाती है टायो की तरफ, वो टायो का फेस पकड़ती है एंड उसके फोरहेड पे एक किस करती है एंड वो किस करते करते कहती है ओडिन की ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एंड टाइम एक बार के लिए तो काफी खुश होता है, बट जब वो देखता है कि रेस्ग्रेड सीरी के साथ भी सेम कर रही है तो वो समझ जाता है कि ये वेलक्रीज का स्टाइल है ब्लेसिंग देने का। एंड फिर वो याद करता है कि कैसे उसे हेडा ने भी एक फोरहेड पे किस दी थी, तो इसका मतलब है कि हेडा ने मेरे फोरहेड पे जो किस दी थी वो ब्लेसिंग थी सिर्फ। यार मैं तो कुछ भी समझ रहा था। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ इस टाइप की जगह पर। हाँ ये वही जगह है जहाँ पे हेरेड रहती है एंड यहाँ पर ये प्राणी थोड़ी बहुत डरी होती है बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा जमीन हिल रही होती है और दीवारें कांप रही होती है। एंड ऐसा सब इसलिए होता है क्योंकि हेरेड गुस्से में है एंड वो आसपास की चीजों को तोड़ते हुए कहती क्या चिल्लाती है डैम इट, अटैक फेल हो गया, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मुझे पहले से ही पता था कि हमें कुछ जाइंट्स को तो वेस्ट करना ही होगा। बट दिक्कत तो ये है कि सीड सच में एग्जिस्ट करती है और वो हम सबको पता चल चुका है और हम सबको यानी कि वलहला को भी पता है कि हमें वो सीड चाहिए और वो अब अच्छे से प्लान्स बना सकते हैं उस सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड हेरड को ये सब करते हुए एवल्ट देख रहा होता है एंड वो कहता है हेरड तुम काफी दिक्कत में लगती हो और शायद तुम्हारे गुस्से का कारण ये भी है कि किंग ने तुम्हारे फेलियर के बारे में कोई भी बात नहीं की है। बट हो सकता है कि इस चीज का एक और कारण है, यानी कि किंग के चुप्पी का एक और कारण है जो कि हो सकता है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो सब जैसे किंग ने सोचा था वैसे ही है। एंड फिर दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है हमारे वलहला वॉरियर्स पे, जहाँ पे ये दो बर्ड्स आ रहे होते हैं, उड़ के आ रहे होते हैं सीरी एंड टायो की तरफ। एंड हाँ ये गैंडर एंड ड्रैगन लीफ है, इनकी सेकंड फॉर्म है ये बर्ड वाली। एंड फिर ये नीचे उतरते हैं एंड ड्रैगन लीफ कहती है मुझे पता है कि आप थके होंगे बट फिर भी प्लीज आप हमें बताइए कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ। एंड फिर टायो इन्हें सब कुछ बता देता है कि क्या कुछ चीजें हुई है, कैसे उस डायमेंशन में गए एंड कैसे वापस आए और कैसे क्या सीड पे एम कर रहे हैं वो। एंड टायो उसे ये सीड भी दिखाता है एंड ड्रैगन लीफ उसे देखकर कहती है हाँ मैं इस चीज को देखकर ही बता सकती हूँ कि वो जाइंट्स इस पर ही एम कर रहे हैं। एंड ऐसा कहते हुए वो एक बक्सा आगे करती है जिसमें टायो सीड रख देता है एंड इसके बाद उस बक्से को गायब करते हुए रैगनलीफ कहती है अभी के लिए तुम दोनों रेस्ट करो, बाकी की चीजें हम बाद में देखते हैं। एंड फिर रैगनलीफ भी अपना हाथ आगे करती है एंड टायो को ब्लेसिंग देती है। एंड इस टाइम पर टायो भी काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसे सेकंड किस मिल चुकी है। एंड जब रैगनलीफ सीरी को किस दे रही होती है तो वो सोच रहा होता है अगर यहाँ पे ये सब चीजें नॉर्मल है तो मुझे यहाँ पे एम्बेरस नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग मुझे अजीब समझेंगे। एंड फिर वो गैंडर की तरफ देख रहा होता है कि भाई तू कब किस देगी। एंड गैंडर उसे देखते हुए कहती है क्या क्या चाहिए तुम्हें, तो टायो इस पर कह ही देता है मैं तो बस सोच रहा था कि क्या तुम भी अपनी ब्लेसिंग दोगी गैंडर। एंड यहाँ पे गैंडर हंसते हुए कहती है मुझे पहले ही पता था, मैन को सिर्फ यही चीज चाहिए। एंड फिर वो अपना हाथ आगे करती है एंड टायो को अपने पास लाती है। एंड टायो इस टाइम पे सोच रहा होता है वैसे मैं एम्बेरस क्यों हो रहा हूँ यार बार बार, ये बस नॉर्मल चीज है, एम्बेरस नहीं होना मुझे। गैंडर बस मेरे फोरहेड पे किस करेगी एंड दैट्स इट। बट जैसा टायो ने एंटिसिपेट किया था वैसा नहीं होता, गैंडर उसके चिक पे किस कर देती है। एंड चिक पे किस लेने के बाद तो ये पूरा पागल ही हो जाता है। एंड गैंडर यहाँ पे हंसते हंसते कहती है यूएलएलआर की ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एंड टायो यहाँ पर सोचता है क्या चीक पे किस करना इसके लिए नॉर्मल है या फिर लेडी गैंगर का चीक पे किस करके ब्लेसिंग देने का स्टाइल है। एंड एनीवेज वो दोनों यहाँ से उड़ जाते हैं एंड ये दोनों यहाँ पे होते हैं। एंड ये दोनों नहीं बल्कि तीनों होते हैं क्योंकि इनके पीछे आ जाते हैं हेडा, जो कि काफी गुस्से में होती है क्योंकि टायो सिर्फ सामने देखे जा रहा होता है, ना उसने हेडा की तरफ देखा होता है एंड उसने किस भी ली होती है, वो भी दो दो। तो हेडा यहाँ पर गुस्से से हेलो कहती है एंड फिर टायो पीछे देखता है तो हेडा को देखकर एक बार खुश होता है एंड कहता है हेडा
तुम यहाँ पे कब आई? एंड हेडा भी लाइक जब से तुम वो ब्लेसिंग वगैरह ले रहे हो। एंड फिर टाहियो थोड़ा एम्बेरस होता है यहाँ पर एंड सिरी इन दोनों को देखते हुए कहती है ये दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। एंड फिर हमें कुछ ऐसा नजारा दिखाया जाता है जहाँ पे जमीन पे कॉफिन होते हैं एंड इन कॉफिन्स के अंदर मुर्दे नहीं होते, जिंदा इंसान होते हैं जो कि इनके अंदर रेस्ट कर रहे होते हैं। एंड उनमें से एक होता है टाहियो एंड उसके कॉफिन के ऊपर लेडी हेडा होती है एंड वो टाहियो को घूरे जा रही होती है, इसलिए ली थोड़ा सा एम्बेरस होता है यहाँ पे। एंड इनके पास एक सीरी लेडी होती है जो कि इन्हें देखकर मुस्कुरा रही होती है। एंड फिर हेडा से यहाँ पे टाहियो से कहती है अभी के लिए रेस्ट करो, हमारे पास काफी लोग हैं जो कि बाकी का क्लीन अप संभाल लेंगे। एंड टाहियो इस पर ठीक है कहता है एंड वो ऑलमोस्ट सोने ही वाला होता है एंड वो सोच रहा होता है शायद मैं अब सो जाऊंगा। एंड तभी मौका देकर हेडा चौका मार देती है, यानी कि वो टाहियो के चीक पे किस करती है। एंड हाँ, ये अपना टिपिकल सा फ्रेज भी कहती है कि ईडन की ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहे। एंड टाहियो यहाँ पर सोया नहीं होता है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि उसे एक किस मिल चुकी है एंड इसलिए वो भी एम्बेरस हो जाता है एंड हेडा भी एम्बेरस हो जाती है। एंड इसके बाद टाहियो सो जाता है एंड फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक नई जगह पे जो कि होती है रूट ऑफ यगड्रासिल। एंड हमें रूट ऑफ यगड्रासिल में एक इस टाइप का ओल्ड इंसान दिखाया जाता है जो कि होता है किंग ऑफ द गॉड्स ओडिन एंड इसके साथ होता है गॉड ऑफ थंडर थॉर। एंड जैसा टिपिकल माइथोलॉजी में होता है ये दोनों बाप बेटे का रिलेशन शेयर करते हैं। एंड यहाँ पे ओडिन के हाथ में सीड होती है एंड इनके सामने कुछ ऐसा फेस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसका हमें नाम दिखाया जाता है मिमिर एंड इसका टाइटल है द वाइज मैन। एंड ओडिन सीड को उसकी तरफ करते हुए कहता है तो क्या जाइंट्स फेनरिर ही चाहते हैं। एंड इसने सीड को फेनरिर कहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि जाइंट से इसको सीड कहते हैं एंड वलहला के लोग इसे फेनरिर कहते हैं। तो मिमिर इसके रिप्लाई में कहता है हाँ वो लोग यही चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि गैरमर एक काफी तगड़ा बीस्ट है बट वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो जाइंट्स उसको पाने के लिए इतना कुछ करेंगे। एंड ओडिन भी इसके साथ अग्री होते हुए कहता है हाँ सही कहा, उनके एफर्ट्स काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू उन्हें जो रिजल्ट्स मिलेंगे इसको पाने के बाद। एंड यहाँ पे थॉर मिमिर से क्वेश्चन करता है गैरमर के फ्रेगमेंट्स को गैदर करने के पीछे क्या कनेक्शन हो सकता है और फेनरिर के रिटर्न होने के पीछे भी। तो मिमिर इसके रिप्लाई में बताने लगता है उन्हें गैरमर इसलिए चाहिए क्योंकि गैरमर की हॉल एक ऐसी चीज है जो कि वर्ल्ड वुल्फ को उसकी लंबी नींद से उठा सकती है एंड उसकी बाइंडिंग्स को रिमूव कर सकती है। एंड हॉल का मतलब होता है दहाड़। तो आगे मिमिर कहता है यानी कि उन्हें गैरमर नहीं चाहिए बल्कि गैरमर की हेल्प से वर्ल्ड वुल्फ चाहिए, और जिस टाइम पे वर्ल्ड वुल्फ अपनी लंबी नींद से बाहर आ गया किंग ऑफ द गॉड्स ओडिन भी उसके सामने उसका सिर्फ खाना बनकर रह जाएगा। एंड फिर हमें एक और नई जगह दिखाई जाती है जो कि होती है द लैंड ऑफ जायंट्स जॉटनहाइम। एंड इस जगह पे हमें एक कैसल दिखाया जाता है इसके अंदर सिंहासन पे एक जाइंट बैठा होता है एंड उसके पास एक इंसान आता है एंड वो जाइंट इस इंसान से कहता है 5 फिंगर्स अपने मूव पे हैं, वॉर जल्द ही रिज्यूम हो जाएगी लोकी। एंड इसने कहा लोकी, यानी कि इसके सामने जो इंसान है वो है द ट्रेटर लोकी। एंड इसे द ट्रेटर का टाइटल इसलिए मिला हुआ है क्योंकि इसने गॉड्स को बिट्रे करके रैग्नारोक के साथ हाथ मिला लिया था। एंड जो आगे सिंहासन पे बैठा होता है वो होता है द मैजिक किंग उटगार्ड लोकी। वैसे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि लोकी एंड उटगार्ड लोकी कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। एंड हाँ, हमें बस इनकी थोड़ी सी ग्लैंस ही दिखाई जाती है एंड फिर दोबारा से सीन ओडिन एंड थॉर पे शिफ्ट होता है जहाँ पे ओडिन कह रहा होता है लोकी एंड उटगार्ड लोकी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो है गैरमर की एक हॉल। तो उन्हें कंप्लीट गैरमर नहीं चाहिए, उन्हें कुछ फ्रेगमेंट्स ही चाहिए और जब वो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रेगमेंट्स को जमा कर लेंगे तो वो वर्ल्ड वुल्फ को अचीव कर सकते हैं। एंड ओडिन मिमिर की इस बात का रिप्लाई देते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, और उनके बीच एक ऐसा ट्रेटर भी है जो कि सागा को यूज कर सकता है। एंड उस ट्रेटर का नाम थॉर ले देता है एंड वो होता है लोकी। एंड जैसे वो लोकी का नाम लेता है एंड उसके बारे में याद करता है तो इसे काफी गुस्सा भी आता है। एंड फिर ओडिन फेंड्रिल को आगे करते हुए कहता है थॉर इसे डिस्ट्रॉय कर दो। एंड थॉर भी लाइक फादर क्यों। एंड इसके रिप्लाई में ओडिन कहता है अगर हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो सेफेस्ट तरीका होगा गैरमर को उसकी रेजरेक्शन से रोकने का, क्योंकि हमें ना तो गैरमर चाहिए और ना ही फेंड्रिल।
और अब उन्होंने अपनी इंटेंशंस को ओपनली दिखा ही दिया है, तो हम गॉड्स को भी इन चीजों में इन्वॉल्व होना होगा। एंड फिर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है हमारे 19-19 इंच की थाइज वाली ईडुन पे, जो कि टायो के सामने होती है एंड वो कहती है, मेरे वॉरियर टायो ली, तुमने अपना काम काफी अच्छे से किया और तुम सेफली वापस भी आ गए। एंड टायो इस पर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए नीचे झुककर कहता है, ये सब आपकी ब्लेसिंग से हुआ है लेडी ईडुन। एंड ईडुन आगे कहती है, इस बार तुमने काफी अच्छी फीट अचीव की है, तुम्हारा इस वॉर में काफी बड़ा रोल था और इसीलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहूंगी। एंड रिवॉर्ड का नाम सुनकर टायो सोचता है, हाँ अब मुझे हॉर्स विंग गारमेंट मिलेगा, जो कि इन्होंने पिछली बार भी मुझे दिखाया था। बट नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज ईडुन कहती है, मैं तुम्हारे सामने दो चॉइसेस रखूंगी। एंड टायो भी लाइक, क्या दोबारा से मुझे दो चीज करनी होगी? एंड ईडुन इस पे हंसते हुए कहती है, हाँ इस बार भी तुम्हें दो चॉइस मिलेंगी। एंड फिर ईडुन इसे दिखाती है, देखो पहला तो है हॉर्स विंग गारमेंट, जो कि तुम्हें पहले से पता है क्या करता है। एंड दूसरा है बीस्ट सैडल, ये एक मैजिकल सैडल है जो कि तुम किसी भी मॉन्स्टर या फिर बीस्ट की बैक पर लगा सकते हो और उसे राइड कर सकते हो। एंड टायो इसे देखकर सोचता है, हाँ ये मेरे काम का है, क्योंकि अगर मैं हॉकी फॉर्म में भी होऊंगा तो मैं किसी को भी अपने ऊपर कैरी कर सकता हूँ। एंड फिर ये अपनी 2 घंटे तक खोपड़ी को सड़ाता है, धुआं निकाल देता है पूरा। एंड फिर ये वापस आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों टायो से पूछते हैं कि तुमने क्या किया अंदर, तो टायो इन्हें दिखाता है कि इसने ये मैजिकल सैडल ही लिया है। बट भाई सेंसे तो सेंसे का रोल निभाते ही है, इसलिए ये बंदा उस सैडल को ना देखते हुए टायो को देखता है एंड कहता है, ये सैडल वैडल तो ठीक है, बट तुम्हें देखने से मुझे पता चल रहा है कि तुम काफी स्ट्रांग हो चुके हो, शायद हम तुम्हारी ट्रेनिंग थोड़ी सी बूस्ट कर दें। एंड हेडा इस पर कहती है, अरे थोड़ा वेट तो करो, वो अभी काफी बड़ी वॉर से आया है तो उसे थोड़ा रेस्ट करने दो। एंड टायो ये सुनता है एंड कहता है, तो अगर रेस्ट करना है उससे अच्छा तो हम कुछ काम ही कर लें, तो क्या तुम दोनों मेरी एक चीज में हेल्प कर सकते हो? एंड फिर टायो ले जाता है इन दोनों को अपने घर पे, जहाँ पे वो इन्हें अपने सभी वेपन्स वगैरह दिखाता है जो ये उस डायमेंशन से लेके आया था। एंड इन्हें देखकर ये दोनों कहते हैं, तो अब तुम कबाड़िया भी बन चुके हो? नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये सब मैजिक आइटम्स हैं, बट तुम्हें क्या ये सच में ग्रेट वॉर के ट्रेसेस से मिले हैं? एंड रैग्नर भी इस बात पर अपना ओपिनियन देते हुए कहता है, अगर मेरी मानो तो ये वेपन जिस जिस फैक्शन को बिलोंग करते हैं तुम्हें उन्हें ये वापस कर देने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कुछ आइटम्स हों जिनके पीछे हिस्ट्री भी हो। एंड टायो इससे एग्री करता है एंड कहता है, चलो तुम कह रहे हो वो सही भी लग रहा है। एंड फिर हेडा काफी क्यूट वे में कहती है, तो क्या अब हम इन्हें बांटना शुरू करें इनके फैक्शन के अकॉर्डिंग? एंड फिर ये लोग बांटने लग जाते हैं अलग अलग फैक्शन में, जैसे कि ओडिन, टीयर, यूएलएलआर, जिसको बिलोंग करता है सब में बांट रहे होते हैं। एंड हमें यहाँ पे 3 नए गॉड का नाम बताया जाता है, जिनमें से एक होता है हेरमोड, सेकंड हाइमडॉल एंड थर्ड विडार। एंड जब हेडा इस वेपन को स्कैन करने की कोशिश करती है तो वो पता नहीं लगा पाती कि ये किस फ्रैक्शन को बिलोंग करता है। एंड हाँ, ये वही नाइफ है जिसकी तरफ वो ब्रोकन सोर्ड का हैंडल इशारा कर रहा था। एंड रैग्नर इस बात का ओपिनियन देता है, हो सकता है कि ये आइटम किसी और रिलिम का हो। तो जैसे कि वो पहले वाले ब्रोकन सोर्ड का हैंडल था, क्या तुम्हें ये वैसे ही लगा? एंड बीच में टायो इंटरप्ट करते हुए कहता है, रुको मैं चेक करता हूँ। एंड टायो इसे पकड़कर सोचता है, चलो अब ट्राई करते हैं इसे ब्लेड ऑफ द वॉरियर सागा के साथ यूज करके। वैसे ब्रोकन सोर्ड के हैंडल के साथ तो ये काम करता था, बट इसके साथ पता नहीं कि पूरी की पूरी सोर्ड बनेगी या नहीं। एंड फिर टायो ब्लेड ऑफ द वॉरियर सागा यूज करता है एंड कुछ भी नहीं होता, मतलब इस आइटम में कुछ भी हलचल नहीं होती, बट इसमें से थोड़ी थोड़ी रोशनी आने लगती है। बट तभी टायो में से रोशनी निकलने लगती है इसकी आंखों से एंड इसके पूरे शरीर में से। एंड फिर इसकी आंखों में जो रोशनी निकली होती है वो सामने जाकर एक दीवार पे जाती है, जिसमें कुछ स्क्रीन टाइप की चीज चलती है। एंड हमें यहाँ पर कुछ स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे एक लड़की होती है एंड वो बोट में होती है, जो कि समंदर पार करके कहीं आइलैंड टाइप की चीज पे पहुंचती है। एंड उसके सामने कुछ कैसल टाइप की चीज होती है एंड वो उसके अंदर जाने लगती है। एंड वो जाते जाते कह रही होती है, क्वीन ऑफ द शैडोलैंड। उसके बारे में कुछ रूमर्स आए थे कि वो इंसानों को खा जाती है एंड वो खून के साथ नहाती है, बट मुझे कंफर्मेशन तो तभी मिलेगी जब मैं उसे अपनी आंखों से देखूंगी और कानों से सुनूंगी। एंड फिर आगे जाकर वो एक नाम पुकारती है एंड वो होता है स्कैटेज। एंड स्कैटेज उसी क्वीन का नाम है, यानी कि क्वीन ऑफ द शैडोलैंड का, जिसकी ये बात कर रही थी यहाँ आते आते। बट ये पता तो ये लगाने आई थी कि स्कैटेज का असली राज क्या है, बट एंड में स्कैटेज इसकी मेंटर बन गई। ये लड़की स्कैटेज को लव करने लगी एंड उसके रिस्पेक्ट करने लगी। एंड फिर हमें यहाँ पे इसकी स्टोरी की, इसकी लाइफ की स्टोरी की पूरी समरी मिलती है। जिस दिन मैं शैडोलैंड से वापिस आई
मुझे तोहफे के रूप में एक स्नो वाइट स्पीयर मिला जो कि सी मॉन्स्टर की बोन्स से बना हुआ था। और उस दिन के बाद मुझे हार का तो नामो निशान ही नहीं मिला। मैंने जो भी बैटल लड़ी हर एक में जीत। मेरा नाम पूरी दुनिया में फैल गया। बट फिर मेरी बैटल हुई एक ऐसे से जो कि ट्रेटर था। एंड उस बैटल में मुझे पता चल गया कि हार क्या होती है। एंड फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लड़का ट्रेटर के आगे गिरा हुआ होता है एंड ट्रेटर इससे कहता है प्रिंस ऑफ लाइट कुकुलाइन। एंड यहाँ पे हमें इस लड़के की आइडेंटिटी भी पता चल गई, ये है प्रिंस ऑफ लाइट कुकुलाइन। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा लवर, तुम्हारे फ्रेंड्स और इवन ये वर्ल्ड जिसे तुमने प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की वो भी अब एंड होने वाला है। एंड ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगता है एंड पीछे से कुकुलाइन चिल्लाता है रुको, वहीं रुक जाओ, लोकी। एंड इसने अभी कहा लोकी, यानी कि ये पावरफुल फिगर जिसने इसका वर्ल्ड तबाह किया था वो लोकी ही था। एंड ऐसा कहकर वो उसके ऊपर टूट पड़ता है अपने स्पीयर के साथ। बट लोकी उसकी तरफ देखता है एंड इसे खत्म कर देता है। एंड इसी बीच इसका स्पीयर भी टूट जाता है जिसका एक टुकड़ा टायो को मिलता है। एंड इस स्टोरी के एंड में कुकुलाइन कहता है मेरा वर्ल्ड इरियू डिस्ट्रॉय हो चुका है। एंड फिर इसी लाइन के साथ ये स्टोरी एंड होती है। एंड इस स्टोरी को देखने के बाद रैग्नर अपना ओपिनियन देते हुए कहता है व्हाट द हेल, मतलब वो वेपन का फ्रेगमेंट सच में कुकुलाइन्स के स्पीयर का फ्रेगमेंट था। एंड हेडा भी शॉक होती है और उसके बाद हमें टायो दिखाया जाता है जो कि अभी तक चीखे मारे जा रहा होता है एंड उसकी आंखों से रोशनी निकलना बंद नहीं हुई होती। एंड रैग्नर उसे देखता है, एक थप्पड़ देता है एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एंड टायो इस सब स्टोरी को देखने के बाद उससे पूछता है तो कुकुलाइन कौन है। एंड रैग्नर इस पर कहता है हाँ मुझे पता ही था, तुम्हें नहीं पता होगा, चलो बताता हूँ। कुकुलाइन वो प्रिंस था जो कि डेस्ट्रॉयड वर्ल्ड इरुयू में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाता था। अगर तुम वलहला वॉरियर्स की बात करो तो तुम कह सकते हो कि वो साइगड के लेवल का है। एंड फिर टायो उस वेपन को देखते हुए ड्रैगन से यूज करता है एंड उसे उस वेपन का नाम दिखने लगता है। एंड ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसने कुकुलाइन की मेमोरीज को देखा होता है। एंड इस वेपन का नाम होता है फ्रेगमेंट ऑफ गाय बॉल्ग। एंड टायो इसका नाम रैग्नर को बताता है तो रैग्नर कहता है अगर ये सच में गायबल्ग है तो ये आम सी बात है कि इसके ऊपर सागास काम नहीं करेंगे और अब के लिए तुम अपने सागास को इसके ऊपर यूज करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके ऊपर किस टाइप का गैस हो सकता है। एंड इसने भी बोला गैस, जैसा हमें और तुम्हें नहीं पता है इसका मतलब वैसे ही टायो को नहीं पता है। तो टायो कहता है गैस मतलब, तो रैग्नर इसे एक्सप्लेन करने लगता है तुम मान सकते हो कि गैस एक प्रॉमिस टाइप की चीज है, एक पावर जो कि इरियू से है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रेस्ट्रिक्शन के साथ ओथ बाउंड बनाने से तुम्हें पावर मिलती है। अभी के लिए बस इतने समझो, रेस्ट्रिक्शंस एंड ओथ बाउंड समझ नहीं आ रहा होगा बट कोई बात नहीं, आगे आएगा। एंड फिर आगे राइनर कहता है कुकुलाइन के पास काफी ज्यादा गैस थे और ऐसे गैस जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाने के लायक थे और कुछ ऐसे गैस भी होते हैं जो कि ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं जब उसका ओनर मर जाता है। एंड गियर्स जनरली वेपन्स में ही होते हैं और ऑफ कोर्स ये वेपन डेंजरस हो सकता है बट इसके भी पूरे चांसेस हैं कि ये वेपन तुम्हें अभी तक अपना मास्टर नहीं मान रहा है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी मेमोरीज इस वेपन ने दिखाई हैं वो काफी ज्यादा क्लियर हैं। एंड टायो ये बात सुनकर पूछता है तो क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मेमोरीज दिखा के ये वेपन मुझे कहना चाहता हो कि देखो इसका मास्टर कैसा था और मैं भी वैसा ही बनूं, और अगर ऐसा है तो मैं अब जितना स्ट्रांग हूँ उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होऊंगा, इतना स्ट्रांग कि मैं इसका मास्टर कहलाने के लायक हो जाऊं। एंड ये स्टेटमेंट सुन के ये बंदा काफी ज्यादा खुश होता है एंड कहता है हाँ यही एटीट्यूड चाहिए मेरे स्टूडेंट्स में। एंड फिर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टायो हेडा से पूछता है हेडा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ पे कोई तरीका है जिससे मुझे एक माउंट मिल जाए, क्योंकि मैं किसी पर रिलाई करना चाहता हूँ ट्रैवल करने के टाइम। जरूरी नहीं कि तुम मुझे कुछ फ्लाइंग चीज ही दो, मुझे हॉर्स भी चलेगा और व्हाइट वुल्व्स भी चलेंगे। एंड यहाँ पर ये सवारी वाली बात कर ही रहा होता है इसलिए इसके माइंड में थॉट्स आने लगते हैं। वैसे मैंने पहली बार सैडल के बारे में जाना था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आई थी, वो थी कैप्टन सिरी। एंड फिर हेडा इसके सवाल का रिप्लाई करते हुए कहती है
सॉरी बट ईडुन फैक्शन में हमारे पास कोई माउंट्स वगैरह नहीं होते। एंड रैग्नर भी ये बात को सुन रहा होता है तो वो एडवाइस देता है, अगर तुम्हें सवारी करने के लिए एक नॉर्मल हॉर्स चाहिए तो तुम वो वनाहाइम से बाय कर सकते हो, बट तुम्हें कोई ऐसी नालायक सा हॉर्स तो नहीं चाहिए होगा ना। कैसा रहेगा कि हम चलें और कुछ इंटरेस्टिंग माउंट्स को लेके आए। एंड टायो भी लाइक ओ कुछ लेके आए वो भी खुद से, चलो चलते हैं। एंड रैग्नर इस पर कहता है ठीक है तो चलो चलते हैं एक वाइल्ड ग्रिफिन को कैच करने। मुझे एक जगह मालूम है जो कि एसगार्ड और ओलिम्पस के एक बॉर्डर पे है जहाँ पे वाइल्ड ग्रिफिन्स पाए जाते हैं। अगर हम एक भी वाइल्ड ग्रिफिन को पकड़ लें तो तुम्हारे पास तुम्हारा माउंट आ जाएगा, बट हमें वहां जाने में, उसको कैच करने में और वापस आने में काफी टाइम लगेगा। तो हेडा तुम बताओ क्या ये सही रहेगा? एंड हेडा भी लाइक हाँ हाँ क्या दिक्कत है, चलो चलते हैं। एंड ड्रैगनर कहता है तो ठीक है तय रहा, हम चलेंगे वाइल्ड ग्रिफिन को कैच करने, पर हम जाते जाते तुम्हारी डिविनिटी ट्रेनिंग को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड टायो मन ही मन सोच रहा होता है पता नहीं क्यों बट वाइल्ड ग्रिफिन को राइड करने के नाम से ही मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। एंड काफी दिन बीत जाते हैं और हमें हेडा दिखाई जाती है जो घोड़ा गाड़ी पे होती है, एंड ड्रैगनर दिखाया जाता है जो कि घोड़ा गाड़ी के अंदर होता है। एंड उसके सामने दो जने होते हैं, टायो एंड कैप्टन सिरी। एंड सिरी ने तो इनको ऐसे ज्वाइन कर लिया कि चलो भाई कुछ ट्रिप मार के आते हैं। एंड फिलहाल के लिए ये दोनों डिविनिटी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड सिरी यहाँ पर सोच रही है सर रैग्नर मुझे देख रहे हैं तो मुझे डिविनिटी को ऑन रखना ही होगा। एंड तभी रैग्नर कह देता है बस करो बहुत हुआ, अभी के लिए तुम रेस्ट कर सकते हो। एंड जैसे ही ये दोनों ये सुनते हैं ये लोग अपनी डिविनिटी को हटाते हैं एंड काफी ज्यादा लंबे लंबे सांसें लेते हैं। एंड रैग्नर खिड़की से बाहर निकल कर कहता है हेडा हमें कुछ टाइम के लिए रुक जाना चाहिए। एंड फिर ये लोग साइड में रुक जाते हैं जहाँ पे ये लोग अपना खाना वाना खाने लगते हैं, मतलब पकाने लगते हैं। रैग्नर होता है कुक। एंड बंदा अपना चाकू निकालता है एंड पूरे मीट के टुकड़े कर लेता है, खुद एक लेता है दूसरा टायो को देता है। एंड टायो भी लाइक अरे वाह यार ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। एंड फिर रैग्नर सिरी को कहता है तो सिरी क्या तुम ईडुन फैक्शन में आना चाहोगी? अगर तुम आओगी तो मैं हमेशा तुम्हारे टीचर बन के रह सकता हूँ। एंड टायो भी इस पर कहता है हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, तुम आ जाओ ना। एंड सिरी यहाँ पर थोड़ी सी शर्माती है एंड कहती है आप दोनों ने मुझे इनवाइट किया उसके लिए थैंक यू, बट मैं अपने साथियों को यूएलएलआर फैक्शन में अकेला नहीं छोड़ सकती बिकॉज यू नो मैं कैप्टन हूँ। एंड रैग्नर भी लाइक हाँ हाँ ठीक है। एंड फिर इनका खाना खुना हो जाता है एंड ये जाने के लिए तैयार होते हैं। एंड फिर ये अपनी गाड़ी पे सवार होते हैं एंड ट्रेवल करने लगते हैं। एंड रास्ते में रैग्नर कहता है तो ये जगह थोड़ी सही लग रही है। एंड फिर वो लोग वहां पे उतर जाते हैं एंड रैग्नर हेडा से कहता है हेडा तुम्हारी बारी। एंड फिर हेडा हॉर्स के ऊपर अपना हाथ रखती है एंड ये कुछ कर रही होती है, तभी रैग्नर कहता है वाइल्ड ग्रिफिन्स को हॉर्स का मीट काफी अच्छा लगता है तो हम हॉर्स के मीट की सेंट को यूज करेंगे उन्हें ल्यूर करने के लिए। एंड हेडा अपनी पावर्स को यूज करके हॉर्स के मीट का सेंट फैला रही है। एंड फिर कुछ टाइम होता है सन्नाटा थोड़ा हटने लगता है एंड रैग्नर चिल्लाता है वो आ रहे हैं। एंड जैसे रैग्नर ऐसा कहता है वाइल्ड ग्रिफिन्स आ जाते हैं, वो भी एक नहीं तीन तीन। एंड रैग्नर अपनी बाजू पे बाजू रखता है एंड कहता है मैं तो भाई बस यहाँ पे खड़ा होकर देखूंगा, बाकी सब तुम संभाल लो। टायो एंड सी ठीक है कहते हैं एंड सी टायो से कहती है मैं पैरालाइजिंग पॉइजन को तैयार करती हूँ। एंड टायो कहता है अच्छा तो ऐसी बात है फिर मैं। एंड ऐसा कहकर वो अपना हॉक विंग क्लॉक यूज करता है एंड एक हॉक में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे सिरी एंड हेडा दोनों कुछ मतलब एम्बेरस टाइप होते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सिरी हमेशा टायो की नीचे होती है। एंड यहाँ पे रैग्नर भी इन्हें छेड़ते हुए कहता है तो क्या मुझे टायो को सजेस्ट करना चाहिए था कि वो तुम दोनों में से किसी एक को राइड करके फाइट करे। एंड इस बात पर हेडा इसके ऊपर थोड़ा चिल्ला देती है। एंड फिर हमें वाइल्ड ग्रिफिन दिखाया जाता है जो कि टायो की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, बट टायो उसे चकमा देकर पीछे भाग जाता है एंड नीचे से सिर भी अपना अटैक करती रहती है। एंड फिर इनकी फाइट चलती रहती है एंड फाइट के बीच में टायो सोचता है नहीं मुझे ये लोग से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे जो चीज चाहिए वो है ये। एंड फिर हमें ये बंदा दिखाया जाता है जो कि एक वाइल्ड ग्रिफिन की ही प्रजाति होती है। एंड हमें बताया जाता है कि इसका टाइटल है अल्फा मेल, नाम है रोलो। एंड ये अपनी नींद से जागता है एंड सोचता है उन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब तक तो उन्हें हॉर्स का मीट लेकर वापस आ जाना चाहिए था। रुको क्या वो लोग खुद ही सीक्रेटली सब कुछ खा रहे हैं? एंड ऐसा सोचते ही वो ऊपर भाग जाता है ताकि वो उन्हें अकेले ना खाने दे। देख लो भाई ये होते हैं एनिमल्स के थॉट। एंड फिर ये लोग इन सबको मार देते हैं। एंड एक के ऊपर राइड करते हुए कहता है अब तो हमें सिर्फ अल्फा मेल का वेट करना है। एंड फिर जंगल में हलचल होने लगती है, सभी बर्ड्स आसपास भागने लगते हैं एंड इसका मतलब है रोलो आ रहा है। एंड टायो भी ये सब चीज समझ जाता है एंड रैग्नर भी टायो से कहता है लगता है कि रोलो आ रहा है। टायो
तैयार हो जाओ। एंड फिर टायो तैयार होता है, यानी कि एक रोप निकालता है जो कि होती है हंटर्स स्नेयर। एंड इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि अगर ये रोप किसी भी टारगेट के गर्दन के अराउंड लपेटी जाए तो वो उस टारगेट की स्ट्रेंथ को कम कर देगी। एंड फिर इनका टारगेट रोलो भी आ जाता है एंड ये आते ही सीधा टाहियो के ऊपर अटैक करता है एंड टाहियो से देखकर कहता है अरे वाह, ये तो इनसे दुगने साइज का है। एंड ऐसा कहते कहते वो स्माइल कर रहा होता है एंड ये चीज रोलो भी नोटिस करता है एंड सोचता है क्या क्या ये स्माइल कर रहा है। पर उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, तुम किसके ऊपर चढ़े हुए हो। एंड ऐसा कहकर ये काफी गुस्से में आ जाता है एंड टायो के ऊपर फुल स्ट्रेंथ से अटैक करता है। बट ये अटैक करे उससे पहले ही टायो उसे डॉज कर लेता है। एंड रोलो सोच ही रहा होता है कि टायो कहाँ गया एंड जब वो पीछे देखता है तो टायो तो हॉक बनकर हवा में उड़ जाता है। एंड फिर रोलो एक और अटैक करता है, टायो उसे भी डॉज करता है एंड अपनी नॉर्मल फॉर्म में दोबारा से वापस आता है। एंड वो परफेक्ट टाइमिंग के साथ उसकी पीठ पे बैठ जाता है एंड अपनी रोप से उसकी गर्दन को लपेटता है। एंड रोलो यहाँ पे चिल्लाने लगता है और सोच रहा होता है उतरो, मेरे ऊपर से उतरो। एंड टायो को थोड़ी दिक्कत आ रही होती है क्योंकि वो रोलो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड रोलो सभी डायरेक्शंस में उड़ने लगता है ताकि टायो उसे छोड़ दे। बट टायो भी कहाँ मानने वाला था, वो उस रोप को और टाइटन करता जाता है एंड फाइनली इसकी स्ट्रेंथ एक एंड पे आ जाती है। एंड ये सोचने लगता है क्यों ये बहुत हार्ड है, क्यों मैं एक लोली ह्यूमन से नहीं हार सकता। हाँ, मैं नहीं हार सकता क्योंकि मैं रोलो हूँ, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एंड टायो भी उसे देखने लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, इसलिए टायो सोचता है हाँ अब मेरा चांस है। एंड फिर वो उस ब्रोकन सोर्ड के हैंडल को बाहर निकालता है एंड रैग्नर और हेडा उस ब्रोकन सोर्ड के हैंडल को देखते हुए सोचते हैं क्या क्या वो उसे हर्ट करने वाला है। बट नहीं, टायो ऐसा नहीं करने वाला। टायो यहाँ पर उस स्वॉर्ड को हैंडल को निकालते हुए सोचता है मैंने जो रिसेंट बैटल लड़ी थी उसमें मेरा सिंक्रो रेट 20% हो गया था, जिसकी वजह से मेरा सागा ब्लेड ऑफ द वॉरियर कन्वर्ट यानी कि अपग्रेड हो चुका है वॉरियर्स आर्मामेंट में। और 20% सिंक्रो रेट के साथ साथ मुझे एक और ब्रांड न्यू सागा मिल चुका है जो कि है द सागा द ब्लैकस्मिथ्स हैमर नेवर स्लिप्स। एंड फिर जैसे वो ये सागा यूज करता है उसके हाथ में एक हैमर आ जाता है एंड इस हैमर को वो मारता है उस रोप पे एंड मारते मारते वो कहता है वेपन इनहेंसमेंट। एंड इस हैमर को वो उस रोप पे मारता है जिससे वो रोप काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाती है, जिससे रोलो की स्ट्रेंथ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। एंड रोलो अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है नहीं रोलो, तुम जंगल के किंग हो, तुम नहीं हार सकते। एंड फिर टायो फाइनल टाइम अपना सागा यूज करता है एंड इस रोप को जोर से खींचता है एंड इसके साथ अपना सागा द वन हु कमांड्स द ड्रैगन्स भी यूज करता है। एंड इतना सब करने से इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल एंड पे आ जाती है एंड ये टायो को अपना मास्टर मान लेता है टायो के सागा की वजह से। एंड ड्रैगनर ये सब देखकर कहता है वाह तुमने इसे पकड़ लिया। एंड टाई इसके रिप्लाई में कहता है हाँ बस मैं इसे नीचे ला रहा हूँ और फिर मैं इसके ऊपर सैडल डालूंगा और फिर मुझे इसके लिए सिर्फ एक आर्मर ढूंढना है। एंड फिर हेडा कहती है तो ठीक है चलो चलते हैं। बट ये जाएं उससे पहले ही इन्हें काफी ज्यादा जोर की साउंड सुनती है इनके पीछे से एंड वहां से रेड कलर के धुएं निकलते हैं दो जगह से एंड उन्हें देखकर हेडा कहती है वो इमरजेंसी सिग्नल्स हैं। एंड रैग्नर ये देखकर कहता है हमें दो सिग्नल साथ में मिले हैं, इसका मतलब है कि दो यूनिट्स जो कि पास पास में हैं वो एट द सेम टाइम अटैक हुए हैं। एंड हेडा चिल्लाती है हमें स्प्लिट होना होगा, आधे लोग उधर जाओ एंड आधे इधर। एंड ऐसा कहकर वो अपना कुछ स्वान वाली फॉर्म में आ जाती है एंड कहती है कि कोई एक इसकी बैक पर आ जाए। एंड टायो भी सोचता है कि इस टाइम पे इसे अपना नया माउंट यूज करना चाहिए, इसलिए ये रोलो के ऊपर बैठ जाता है। सिरी हेडा के साथ होती है एंड ड्रैगनर भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। वो टायो के पास आता है एंड कहता है तो ठीक है चलते हैं। एंड टायो उसे देखकर कहता है जब भी मेरे साथ टच हो रहे हैं तो इसकी बॉडी काफी हार्ड लग रही है, पता नहीं क्यों पर मुझे ये चीजें वियर्ड लग रही है। एंड फिर ये सब लोग चल देते हैं फाइट करने एंड यहीं पे ही पार्ट 3 एंड होता है।